हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 12 सीबीएसई कॉमर्स पोर्टल ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी का 12 सीबीएसई कॉमर्स पोर्टल है ये, जहाँ पर हम बात करेंगे आपके 12 सीबीएसई कॉमर्स सिलेबस की, टॉपिक्स की। सो एज यू ऑल नो दैट आई एम रुचि हरदेनिया, आई एम टेकिंग योर सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज ऑन यूट्यूब ऑल्सो एज वेल एज ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो। मैं अनअकैडमी प्लस पर आपका सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज ले रही हूँ। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी पे हम इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 12 सीबीएसई चैनल पर बात कर रहे हैं। हम आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने सीबीएसई क्लास 12 के एग्जाम्स को कैसे बेस्ट वे में कर सकते हैं। जैसा कि अनअकैडमी की टैगलाइन है, लेट्स क्रैक इट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है बच्चों वो लेना है। अब देखो, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या मिलता है। तो आपको यहाँ मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस। मीन्स यहाँ आप अपने टीचर, अपने एडुकेटर के साथ कनेक्ट होकर के अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को रियल टाइम में सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ आप ऑनगोइंग क्लास में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हो। तो जो भी टॉपिक चलता रहेगा उसी के साथ साथ आपकी डाउट्स एंड क्वेरीज भी जो है वो सॉल्व होते रहेंगे डेली क्लासेस में। देन यहाँ आपके होते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। बच्चों, आप जो भी पढ़ोगे आप अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके, अपने क्विजेस अटेम्प्ट करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, आपके परफॉर्मेंस क्या है, आप कहाँ लैग कर रहे हो, आप कहाँ बेटर कर रहे हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए आपके यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हैं जिसके थ्रू आप इजीली ये सब फाइंड आउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ मिलता है आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में स्टूडेंट्स यहाँ हम आपको हेल्प करते हैं आपके सिलेबस के बेस्ट वे में प्रिपेयर करने में। यहाँ आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट वे में कर सकते हो। आई मीन यहाँ पे आपके एग्जाम्स के साथ आपका सिलेबस कुछ इस तरह कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि आप अपने एग्जाम्स के लिए टाइमली प्रिपरेशन जो है वो कर सको। और आपको मिलते हैं अनलिमिटेड एक्सेस। अनअकैडमी पर आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और आपके सारे लाइव वीडियोस जो है, रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो फ्री हो जाते हैं। आप कभी भी कहीं पर भी किसी भी डिवाइस से अपने वीडियोस को, लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आपकी कभी कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपकी लाइव क्लासेस क्या हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती हैं और आप उसको कभी भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी पर आपकी सारी क्लासेस जो हैं, ऑल क्लासेस लाइव एंड फ्री हो जाती हैं। मीन्स अनअकैडमी पर आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लाइव होंगी, फ्री होंगी और बहुत सारे एडुकेटर्स की क्लासेस जो होती हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो वो भी आपको सब फ्री मिलेंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। साथ ही साथ आपको मौका मिलता है इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ पढ़ने का। बच्चों, अनअकैडमी पर आपके सारे सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाइड और एक्सपर्ट नॉलेज रखने वाले वेल क्वालिफाइड एडुकेटर्स हैं जो आपको मेंटोर करेंगे, गाइड करेंगे, जिनका टीचिंग स्टाइल, जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर बच्चे को किस तरह पढ़ाया जा सकता है। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट प्रिपेयर करने में वो आपको हेल्प करेंगे। साथ ही साथ यहाँ आपको मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। नाउ व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस में स्टूडेंट्स हम आपके ओवरऑल सब्जेक्ट को कवर करते हैं। मीन्स हम आपका यहाँ वन सब्जेक्ट कवर नहीं करेंगे, हम आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स में भी क्या होगा, हम आपके पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है स्टूडेंट्स वो कवर अप करेंगे। ऑलराइट, तो अब आपके पूरे सिलेबस की प्रिपरेशन जो है वो किस पर है, अनअकैडमी पर है। तो अब आपको करना क्या है बच्चों, फटाफट से आपको प्ले स्टोर पर जाना है, लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है अनअकैडमी का और आप यहाँ पर जाएं। यहाँ जाकर आप मैनेज गोल्स पर क्लिक करेंगे। मैनेज गोल्स में आप जिस भी क्लास के लिए, लाइक सीबीएसई क्लास 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसको मैनेज करेंगे। साथ ही साथ आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे और आप सब्सक्राइब करेंगे अनअकैडमी को। आप चाहें तो हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो यूआरएल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये अपने टेलीग्राम ऐप में पेस्ट करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ज्वाइन और सीधे आप हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। देखो, अब मैं आपको क्लास 12 का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन प्लान बता देती हूँ। लाइक मैं बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि मैं आपको 1 मंथ के, 3 मंथ्स के और 6 मंथ्स के प्लान के लिए नहीं बोलूँगी, बिल्कुल नहीं बोलूँगी, बिकॉज आई नो दैट 12 मंथ्स का जो प्लान है वो बहुत इकोनॉमिकल है। ठीक है, देखो जैसे कि आप देख सकते हो, इट्स ओनली ऑफर 12,500 रुपीज़ और अगर आप इसे मंथली कन्वर्ट करके देखोगे तो ये 1042 रुपीज़ का ही होता है। अगर आप ऐसे 1 मंथ का प्लान लेते हो तो आपको पड़ता है 2,500 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी महंगा है।
तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ 12 मंथ्स के प्लान पे जाएं, क्योंकि आपको आपके एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन करने में 12 मंथ्स का टाइम तो चाहिए, एक सेशन तो चाहिए ना आपके बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप ये नीचे दिया हुआ कोड जो है ना RUCHI, जिसके आगे एक एरो आ रहा है ऐसे ऐसे करते हुए, जो कि मेरा नाम है, आपको वो यूज़ करना है। आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का यूज़ करते हैं तो। और इन सब 10% के डिस्काउंट से आपके 12 मंथ्स का जो प्लान हो जाता है वो जाता है 11,250 रुपीज़ ओनली। और अगर आप इसे मंथली कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो होता है सिर्फ 938 रुपीज़ का। और बच्चों आप सब जानते हो 938 रुपीज़ में आजकल कुछ नहीं मिलता है, और यहाँ तो आपको सब कुछ मिल रहा है। लाइव क्लासेस मिल रही हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिल रहा है, टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है, टेस्ट एंड क्विजेज जो हैं आपके वो मिल रहे हैं, साथ ही साथ अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल रहा है वीडियोस और लेक्चर्स का। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्लान एवर। तो बच्चों आपको अपनी 12th की प्रिपरेशन अगर बहुत अच्छे वे में करनी है, आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी नाउ एज सून एज यू कैन। सो प्लीज़ जल्दी से जाओ, फटाफट से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो और उसको सब्सक्राइब कर लो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 10% का डिस्काउंट मिलेगा बच्चों आपको। सो प्लीज़ यूज़ दिस कोड ऑल्सो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके डिसीजंस पर। तो बेसिकली देखो, मैनेजमेंट तो आपको सबको पता है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेज करना एक्टिविटीज़ को। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, मनी और फंड्स। ठीक है, तो यहाँ हम किसको मैनेज करने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मनी या फंड्स को मैनेज करने की। आई थिंक आई शुड चेंज द इंक नाउ। तो यहाँ हम किसको मैनेज करने की बात कर रहे हैं, मनी या फंड्स को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन में फंड्स को कैसे मैनेज करना चाहिए उसको हम फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, मनी जो पैसा लगता है बिजनेस में उसको हम फाइनेंस बोलते हैं। तो अगर बिजनेस की आपको सर्वाइवल चाहिए, आपको बिजनेस का ग्रोथ चाहिए, आप चाहते हैं आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चले, प्रोडक्शन जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो होता रहे, डे टू डे एक्टिविटी के लिए आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो चलते रहें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस के फाइनेंस को मैनेज करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप किस लिए करते हो, आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। फाइनेंस का मतलब हो गया मनी। ठीक है, ये आपको क्यों मैनेज करना है, सर्वाइवल के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए, फिर डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, और साथ ही साथ आपके प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इन सब को मैनेज करना ही क्या हो गया, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखो क्या क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग फंड्स टू बाय फिक्स्ड एसेट्स। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये भी आता है कि हम फंड्स कहाँ से लाएंगे फिक्स्ड एसेट्स के लिए। फिक्स्ड एसेट्स आप जानते हो आपके टेंजिबल और इनटेंजिबल हो सकते हैं, लाइक आपकी मशीनरी हो सकती है। ठीक है, आपको कोई पेटेंट्स खरीदने हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं। तो इस तरह के चीज़ों के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है। ठीक है, और वो मनी कहाँ से आएगा, ठीक है, वो डिसीजन भी इसी के अंदर आता है। रॉ मटेरियल के लिए मनी कहाँ से आएगा, ठीक है, रॉ मटेरियल के लिए कहाँ से आएगा पैसा, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो ये सब डिसीजन करना किस में आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। सो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन हम देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स दोज बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर कंसर्न्ड विद एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल एक्विजिशन मीन्स उसको मैनेज करना, उसको लाना, ब्रिंग, लाना, कहाँ से लेकर आएंगे, साथ ही कंजर्वेशन, उसको सेव कैसे करेंगे, उसको बचाएंगे कैसे। ठीक है, कैपिटल फंड्स इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स, ताकि हम बिजनेस के नीड्स को, जो ज़रूरत है हमारी बिजनेस की, हम उसको पूरा कर सकें। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। सो आई होप स्टूडेंट आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बिजनेस स्टडीज़ का, इससे काफ़ी सारे मार्क्स जो है बनते हैं, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे जाते हैं। तो 1 मार्क में बेसिकली आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सो नाउ व्हाट आर द एम्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एम्स देखते हैं। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम किस लिए करते हैं, ताकि हम जो कॉस्ट है फंड्स की वो कम कर सकें। लाइक हम डिसाइड कर सकें कि हमें डेब्ट पर जाना है, हमें कर्जा लेना है,
या हमें इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है। दोनों में से हमारे लिए कौन सा जो है वो चीप सोर्स होगा, सस्ता होगा, ये फाइंड आउट करना ताकि हम अपनी कंपनी की कॉस्टिंग कम कर सकें, ये डिसीजन लेना। देन कीप रिस्क अंडर रोल, किस में ज़्यादा रिस्क है, किस में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो रिस्क को फाइंड आउट करना वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। देन अचीव इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फंड, हमारे पास जितना पैसा है, लाइक हमारे पास 50 करोड़ रुपीज़ है, तो 50 करोड़ को हम सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। तो वो हमें देखना होता है, तो वो भी हम इसमें करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एंड देन इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विदाउट अवॉइडिंग आइडल फंड्स, ठीक है। और हमें क्या करना है, अवेलेबिलिटी भी देखनी कि हमारे पास 50 करोड़ तो है, उसके बाद भी अगर ये हमारे पास खर्च होता है तो हमारे पास भी रेगुलर सप्लाई जो है फंड्स की वो रहनी चाहिए। मीन्स कैसे हम ज़रूरत के टाइम पर अपना पैसा मैनेज कर पाएंगे, तो ये सब देखना किस में आता है, एम्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। हम बात करें फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर क्यों रहे हैं, रीज़न क्या है। तो सबसे पहले कैपिटल, करंट फाइनेंशियल एसेट्स को रिक्वायर देखना कि हमारे पास कितने फाइनेंशियल एसेट्स हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है, क्या क्या पॉलिसीज़ हमें बनानी पड़ेगी, रिस्क को हम कैसे मैनेज करेंगे, स्ट्रक्चर अपना कैसे बनाएंगे, ठीक है। स्कार्स रिसोर्सेज उनका फुलर यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे डिसीजन किस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में आते हैं। इन सब के बेसिस पर हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम ये सब चीज़ें मैनेज कर सकें। लेट्स डिटेल स्टडी करते हैं उसको डिटेल में। तो सबसे पहला हमारा होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइज वेल्थ, ठीक है। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी पैसा है हम उसको क्या कर सकें, डबल कर सकें, बढ़ा सकें, है ना। तो यहाँ पे हम वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं जितना भी पैसा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। लॉन्ग रन के लिए सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट ही होता है कि हम अपना क्या करना है, जो भी हमारे पास पैसा है उसको बढ़ाना है। हम बिजनेस इसलिए थोड़ी ना कर रहे हैं कि हमारे पास 50 लाख है तो 50 लाख ही रह जाएंगे। हम उस 50 लाख को क्या करना चाहते हैं, 100 lakhs में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देन ओनर्स ऑफ अ कंपनी आर द शेयर होल्डर्स, ठीक है। ओनर्स कौन होंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है। तो उनके प्रॉफिट को बढ़ाना, ओनर्स के प्रॉफिट्स को बढ़ाना, ये भी बिजनेस का वो होता है, मोटो होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हम इसलिए करते हैं कि कौन कितना पैसा ला रहा है। लाइक 2 मेंबर्स है, दोनों ने 50 lakhs जो है वो इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो दोनों ओनर्स हो गए। अभी दोनों ओनर्स हैं तो दोनों का अपना प्रॉफिट भी तो बढ़ाना है जब तक ये 100 lakhs से ऊपर ना हो जाए, ठीक है। मीन्स ये 120 लाख हो गया, तो 120 लाख हो गया तो दोनों का अब कितना हो गया, 60 लाख हो गया। तो वो बढ़ाना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। देन टर्म वेल्थ रेफर्स टू वेल्थ ऑफ ओनर्स। यहाँ पे वेल्थ का मतलब क्या हो गया, वेल्थ ऑफ ओनर्स, ये जो भी पैसा ओनर्स ने लगाया ये उनकी वेल्थ हो गई, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है, मार्केट प्राइस बढ़ाना है इसका। देन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज लिंक टू 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन। मार्केट प्राइस जो है कि किसी कंपनी का मार्केट प्राइस कितना होगा शेयर का, वो किस पर डिपेंड करता है, कंपनी के 3 डिसीजन पर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर, फाइनेंसिंग डिसीजन पर और डिविडेंड डिसीजन पर, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट प्राइस के लिए 3 चीज़ें मैनेज करनी है। मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर विल इंक्रीज इफ बेनिफिट्स फ्रॉम अ डिसीजन आर ग्रेटर देन द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन इट। अब मार्केट प्राइस कब बढ़ेगा, जब हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है, और हमारा खर्चा कम हो। मीन्स कब, जब हमें क्या हो, हमारी इनकम ज़्यादा हो, बिजनेस की प्रॉफिट ज़्यादा हो और हमारे एक्सपेंसेस क्या हो, कम हो, तब हमारे मार्केट शेयर का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन द गोल ऑफ अ फर्म शुड बी मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर्स। बिजनेस का गोल यही होना चाहिए कि हमें अपने ओनर्स का पैसा क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट प्राइस का शेयर बढ़ता जाएगा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो सुधरती जाएगी, यानी पर शेयर का प्राइस बढ़ेगा। पहले कंपनी के पर शेयर का प्राइस था 10 रुपीज़, अब कंपनी के पर शेयर का प्राइस हो गया 100 रुपीज़। तो कंपनी की कंडीशन क्या हो गई है, सुधर गई है। मीन्स कंपनी को 90 रुपीज़ के अकॉर्डिंग का प्रॉफिट हो रहा है अब 10 पे, ठीक है। इसलिए कंपनी के प्रॉफिट की शेयर कितनी हो गया है, 100 रुपये हो गया। तो मीन्स कंपनी की जो है क्वालिटी वो इंक्रीज हो गई है। देन उसके अलावा और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, लाइक फंड्स को हमें रीजनेबल कॉस्ट पर अवेलेबल कराना, इसलिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। हम फंड्स को सही तरह से इस्तेमाल कर पाएँ, कहाँ ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल कर पाएँ, जहाँ कम ज़रूरत है वहाँ उसको यूज़ ना करें, फ्यूचर के लिए कैसे सेव करेंगे, ये यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स में आता है। देन रिजर्व्स हमें बनाने कि हमें अपने फंड्स को कहाँ सेव करना है, कितना कितना बचाना है ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज़
कर सकें। और लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी की, हमें कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, किस में, शेयर्स में या डिबेंचर्स में, ताकि हम उसको लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकें। कितने पैसे को हम इन्वेस्ट करके सॉल्वेंट रहेंगे, इंसॉल्वेंसी जैसी कंडीशन नहीं आएगी। तो ये सब डिसाइड करना ही क्या है, बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब फाइनेंशियल डिसीजन, जैसा कि मैंने बोला फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में 2 आते हैं, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल। फाइनेंसिंग डिसीजन में 2 आएंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड स्टूडेंट्स। ऑलराइट, देन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। देखो, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। जब हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोलते हैं, जब हम करंट एसेट्स में डील करते हैं। देन डिसीजन ऑन टाइप ऑफ सोर्स, पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड रिटर्न्स देयर बाय। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या आता है कि हम कहाँ से सोर्सेज लेकर आएंगे, पीरियड क्या होगा सोर्स का, कहाँ से लेकर आएंगे, कितना फंड्स लेकर आएंगे, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, ठीक है, वो हमारे इसमें आ जाता है। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिसीजंस विद रिगार्डेड टू द नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, नेट प्रॉफिट हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको हम डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं। तो बेसिकली तीनों डिसीजंस का एक शॉर्ट ओवरव्यू जो है मैंने आपको यहाँ पर दिया है। अब देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर हम बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सबसे पहले देखो, रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम होते हैं, सबको पता है। एंड कैन बी पुट टू ऑल्टरनेट यूज, और हम उसको कहीं ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं। इसलिए हमें रिसोर्सेज बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए, जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो अपने रिसोर्स को हमें वहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये डिसीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है कि हमें अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, जहाँ हमें सबसे ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं। मीन्स अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो मुझे 10 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, वो 10 लाख रुपए मुझे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने हैं, वो 10 लाख मुझे इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने हैं, वो 10 लाख मुझे प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करने हैं, उसका मुझे बॉन्ड्स लेने हैं, उसके मुझे डिबेंचर्स लेने हैं, क्या करना है, जिसमें मैं इसमें से फाइंड आउट करूँगी कि सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट कहाँ होने वाला है, और उसके बेसिस पर मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूँगी। अब देखो पैसे के डिसीजन को लेकर आप 2 तरह के डिसीजन जो है वो देख सकते हैं। लाइक एक वर्किंग कैपिटल डिसीजन जिसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, और एक होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो मीन्स आप कितना पैसा जो है वर्किंग कैपिटल के लिए और अपनी डे टू डे एक्टिविटी के लिए रखना चाहते हैं। लाइक आपके पास 50 लैक्स है, तो उस 50 लाख में से आप कितने लैक्स जो हैं अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए रखना चाहते हैं, कितना आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मीन्स मशीनरी में, ठीक है, और अपनी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा। लाइक आपने 40 लैक्स जो है आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया, और 10 लैक्स आपने किसके लिए लिया, अपने शॉर्ट टर्म या डे टू डे एक्टिविटी के लिए रखा। तो ये 2 बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो कि आप अपना पैसा कैसे लगाओगे, शॉर्ट टर्म में कितना लगाओगे और लॉन्ग टर्म में कितना लगाओगे। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहले देखना होता है कि आपकी कैश रिसिप्ट कितनी है, आपको कितने के पेमेंट्स करने हैं, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट आपको वहीं करना है जहां पर आपको रिटर्न के चांसेस ज़्यादा हों, ज़्यादा आपका पैसा जाए ना, जो आपको बेस्ट प्रपोजल रखता है। तब आपको सबसे पहले देखना है कि अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हो तो उससे आपको रिटर्न कितना मिलेगा, कितना कैश आपको मिलेगा। तो वो चीज़ देखकर आप सबसे पहले जो है अपना इन्वेस्टमेंट करें। देन सेकेंड, रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर आपको देखना है कि कितना रिस्क है, आप जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक इक्विटी में कर रहे हो तो रिस्क कितना है, कितना पैसा आपका जाने वाला है, उससे रिटर्न कितना मिलने वाला है। लाइक आपने तो 1% के हिसाब से किया, तो क्या रिटर्न भी आपको 1% के हिसाब से मिलेगा, या रिटर्न आपको 0.5 माइनस में मिलेगा, ये जो भी है। तो आपको ये देखना होता है कि रिटर्न जो है, रेट ऑफ रिटर्न वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, आपने जितना इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा ही आपको हमेशा मिलना चाहिए। देन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया।
इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मतलब आप कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में यूज़ करना चाहते हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखोगे, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करोगे, कैश फ्लो कैलकुलेट करोगे, रेट ऑफ रिटर्न देखोगे। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे कि किस चीज़ में ये सब आपको सही और प्रॉपर एवरेज में मिल रहा है। उसको देखने के बाद ही आप अपना क्या लोगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कि ये देखा जाएगा आपको उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, रेट ऑफ रिटर्न आपका उससे ज़्यादा है, कैश फ्लो आपका ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, आपका पैसा ज़्यादा बाहर तो नहीं जा रहा है बिजनेस से। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत कंसिडर करनी पड़ती हैं। देन फाइनेंसिंग डिसीजन पर आते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, दीज आर डिसीजंस रिटर्न विद क्वांटम ऑफ फाइनेंस और कॉम्पोजिशन ऑफ फंड्स। ठीक है, कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए फंड्स का, मीन्स शॉर्ट टर्म फंड्स आपके कितने होने चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड्स आपके कितने होने चाहिए। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है, डिसीजन वेदर और नॉट टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनरशिप एंड बोरोड फंड। अब देखो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम दो तरह के फंड्स की बात करते हैं। एक तो हम बात करेंगे ओनर्स फंड की, जो ओनर का अपना पैसा होता है, ठीक है, और एक होता है हमारे बोरोड फंड की, जो हम क्या करेंगे, बोरो करने वाले हैं। ठीक है, अब ये दो तरह से हम अपना फाइनेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर यही डिसाइड करना है कि हम दोनों को कौन सा फंड लेना है, ओनर्स पे जाना है, बोरोड पे जाना है, दोनों के कॉम्बिनेशन पर जाना है। तो कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए, ठीक है, क्या प्रिसाइज रेशो होना चाहिए कि आप दोनों का मिक्स जो है वो ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको दोनों में ये देखना है कि डेब्ट इन्वॉल्व फाइनेंशियल रिस्क। अगर आप डेब्ट पर जाते हो तो उसमें आपको कितना रिस्क होता है, कितना इंटरेस्ट आपको डेब्ट पर, ये जो बोरोड फंड होता है, बोरोड फंड डेब्ट बोलते हैं हम, और ओनर्स फंड इक्विटी होता है, यानी शेयर्स जो होते हैं बेसिकली। तो यहाँ आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ज़्यादा अगर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो मीन्स आपका डेब्ट का जो अमाउंट है वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो यहाँ तो आपको लॉस है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कंसिडर करोगे, ठीक है, तब आप जाकर डेब्ट के बारे में नहीं सोचोगे। इक्विटी में आपको रेट ऑफ रिटर्न देखना है। क्या देखना है आपको, रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी में ज़्यादा है तो आप इक्विटी की तरफ जाओ, लेकिन अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न अगर कम है तो आप इक्विटी की तरफ नहीं जा सकते हो। फिर दूसरा, शेयर होल्डर फंड्स इन्वॉल्व नो फिक्स कमिटमेंट। शेयर होल्डर के फंड्स पे कोई कमिटमेंट नहीं होती है कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। अगर आपके सभी साथी इस चीज़ से राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है उन्हें ज़्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए, जितना भी मिलेगा उसमें कर सकते हैं डील, तो आप इक्विटी शेयर्स जो इशू कर सकते हैं। फिर ओनरशिप फंड वर्सेस डेब्ट फंड, दे कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, डिविडेंड कितना पे करना पड़ेगा, रिपेमेंट क्या होगा, टैक्स कितना पे कर सकते हैं, दोनों में से टैक्स ज़्यादा किस पर लगेगा, रिस्क दोनों में ज़्यादा कितना है, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी आनी। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है दोनों को कंपनी के अंदर लाने की कॉस्ट कितनी होगी। अगर आप ओनर्स फंड लेते हैं, इक्विटी अगर देते हैं तो इक्विटी को इशू करने में कितना पैसा लगेगा। अगर आप डेब्ट लेते हैं तो डेब्ट पर फाइल चार्जेस आपके कितने लगने वाले हैं। तो ये सारे डिसीजंस देखकर आप डिसाइड करोगे कि आपको ओनरशिप पे जाना है या डेब्ट पर जाना है या दोनों के मिक्स पर जाना है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन बेसिकली हम किस पर लेते हैं, ओनर्स फंड या बोरोड फंड के डिसीजन पर लेते हैं। देन डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, हमारा जो प्रॉफिट है हम उसको किससे शेयर करते हैं, शेयर होल्डर से, तो हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग या डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं। डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स हम डिवाइड करने वाले हैं, और किसके बीच में, ओनर्स के बीच में। ठीक है, द शेयर होल्डर्स, इट रिजल्ट्स इन करंट इनकम ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स की इनकम ही क्या होती है, डिविडेंड होती है, उन्हें कितना डिविडेंड मिल रहा है वही क्या उनकी इनकम है। रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है, यहाँ पर जब हमें प्रॉफिट होता है किसी कंपनी को, मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसने 1 लाख के प्रॉफिट में से उसने क्या कर लिया, अपना 25,000 तो है सेव कर लिया बिजनेस में, उसको उसने निकाल लिया। अब बचा कितना, सिर्फ 75,000 बचा, तो 75,000 उसने डिवाइड किया। ठीक है, तो जो इसने सेव किया वो उसकी क्या हो गई, रिटेन्ड अर्निंग हो गई। उसने क्या किया, बिजनेस ने रिटेन कर लिया, रिटेन्ड अर्निंग कहलाती है। इसको हम क्या कर सकते हैं, बाद में बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन डिविडेंड डिसीजन, आपको कितना प्रॉफिट शेयर करना है या नहीं करना है, रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी रखनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप ज़्यादा प्रॉफिट शेयर करोगे या कम प्रॉफिट शेयर करोगे,
ये सब डिसीजंस जो हैं वो लेना ही डिविडेंड डिसीजन होता है। डिविडेंड डिसीजन जो है वो इस चीज़ को देखकर लिए जाते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है तो आप ज़्यादा डिविडेंड इशू कर सकते हो। आपको लग रहा है आपको कंपनी को आगे ले जाना है, आप फ्यूचर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स या डाइवर्स करना चाहते हो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, तो आप कम प्रॉफिट शेयर करो। आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ स्टेबल है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट शेयर कर सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है आपकी ग्रोथ स्टेबल नहीं है तो आप कम प्रॉफिट शेयर करो। तो बेसिकली ये सारे डिसीजंस लेना, लाइक फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं पॉइंट्स होते हैं। तो बेसिकली आपको अपने चैप्टर में, अपने टॉपिक में इन्हीं सब पॉइंट्स पर क्या करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसी से क्या होगा, आपके पूरे चैप्टर का जो बेस है वो बनेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है कैसे बनता है किसी कंपनी का, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चैप्टर पढ़ना है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी। अनअकैडमी को आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पर हम इस चैप्टर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ कोड RUCHI, इस कोड का यूज़ करना ना भूलें। और हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। यूट्यूब पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आप फिल कीजिए ताकि हमें पता लगेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, हम आपको और बेटर वे में जान पाएंगे। एंड फॉर upcoming more videos and for more interesting topics, please stay tuned with Unacademy and me. Bye bye, take care.